गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने डिफेंस की क्लासेज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम बात करेंगे जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। तो देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो देखिए जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो होता क्या है, वो वस्तु वापस नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब बताइए गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण यह कहता है कि यूनिवर्स में अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है, जैसे एक वस्तु है जिसका मास m1 है और दूसरी वस्तु है जिसका मास क्या है, m2 है, और वो कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस अट्रैक्शन के कारण वस्तु क्या हो जाती है, वापस उसकी तरफ खींची चली जाती है। जैसे m1 m2 को अट्रैक्ट करता है और m2 क्या करता है, m1 को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए जब आपने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा, और आप जानते हो कि जो अर्थ है उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है। तो जब दोनों के पास मास है तो ये जो अर्थ वाला मास है इस मास को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाएगी, वापस नीचे की तरफ लौट कर आ जाएगी। अब देखिए जो वस्तु को फेंकने के जो दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं वस्तु को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ठीक है, एक तो सीधा ऊपर की ओर। और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप किसी एंगल पर फेंक दो वस्तु को। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि इस वस्तु को थीटा एंगल पर फेंक दिया, जैसे ओ मेरे पास कोई वस्तु है। तो पहला तरीका तो आप उसको स्ट्रेट ऊपर फेंक दो, और दूसरा तरीका है उसको किसी एंगल पर फेंक दो। तो अब देखिए जब किसी वस्तु को आप सीधा ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नीचे आपको पता है कौन लगता है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण लगता है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाएगी, स्ट्रेट नीचे की तरफ आ जाएगी। और जो दूसरा तरीका होगा, जब आप वस्तु को किसी एंगल पर फेंकोगे ना, तो देखिए जो उसका मोशन होगा कुछ इस प्रकार का मोशन होगा, और इसी मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति का सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग यह है कि जब किसी वस्तु को सीधा ऊपर ना फेंककर किसी एंगल पर फेंका जाता है तो उसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। या इसको मैं दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकता हूं कि अगर v और g की दिशा भिन्न भिन्न है तो जो गति होगी ना वो गति क्या कहलाएगी, वो गति कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। देखिए इस बात को समझते हैं कैसे कि v और g की दिशा क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। अब देखिए आप किसी वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंकिए, ठीक है, तो मैंने ऊपर की ओर फेंका तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो v की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ऊपर की तरफ। और आपको पता है ग्रेविटेशन किधर लगता है, नीचे की तरफ। तो v और g देखिए दोनों एक ही रेखा के अलोंग कार्य कर रहे हैं। अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, इस वस्तु को सीधा ऊपर ना फेंककर किसी एंगल पर फेंकता हूं, जैसे मैंने इस तरफ फेंक दिया। अब देखिए जिस तरफ ये वस्तु जा रही है उसी तरफ उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और आपको पता है ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो अब देखिए इसमें v और g की दिशा देखो भिन्न भिन्न है ना, v तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, g नीचे की तरफ। उसी प्रकार मैं जैसे इस प्रकार किसी वस्तु को फेंकूं तो v की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसी प्रकार ये v की डायरेक्शन, ये v की डायरेक्शन। तो देखिए इसमें v और g की डायरेक्शन क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। तो जब भी प्रक्षेप्य गति की बात आए तो सिंपल सा आप ध्यान रखोगे कि v और g की दिशा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। या मैं दूसरी बात ये बोल दूं कि आप किसी भी वस्तु को सीधा ऊपर ना फेंके, उसके अलावा किसी भी कोण पर फेंकते हो ना, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति। अब देखिए हम जनरल प्रक्षेप्य गति की बात करते हैं, किसी भी जनरल एग्जांपल की। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आपको वस्तु को सीधा ऊपर नहीं फेंकना है। अगर मैं सीधा ऊपर फेंकूंगा तो वो क्या हो जाएगी, सीधी ही नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति नहीं कहलाती। तो सीधा ऊपर ना फेंककर मान लो मैं किसी एंगल पर फेंकता हूं, ठीक है, तो मैंने देखो ये एंगल बनाती हुई कोई वस्तु को फेंका, तो इसकी जो गति होगी वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। और मान लो कि इस वस्तु का जो मास है वो कितना है, m है, और आपने इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। ये जो डायरेक्शन ये हो जाती है, आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, y एक्सिस। अब देखिए आपने वेक्टर के घटक करना सीखे होंगे 11th क्लास में। जैसे मेरे पास कोई वेक्टर a है, इसके मैं घटक करता हूं, तो जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हो,
ax और उसका मान कितना होता है a cos थीटा, और इसके जो लंबवत घटक होता है उसको बोला जाता है ay, और इसका मान कितना होता है a sin थीटा। अब मुझे बताइए सिमिलरली यहां पर a ना होकर क्या है u, तो मुझे बताओ ax की जगह क्या जाएगा ux, और उसी प्रकार यहाँ ay की जगह क्या जाएगा uy, और जहां जहां a है वहां वहां क्या जाएगा u, तो एक तरफ तो आ जाएगा u cos थीटा, तो ये जो डायरेक्शन है उधर तो ux, तो ux क्या होता है u cos थीटा, और देखिए जो ऊपर की तरफ लगेगा उसको बोलोगे आप uy, और उसकी वैल्यू क्या होगी u sin थीटा। तो हमने किया क्या कि हमने m द्रव्यमान की वस्तु को u वेग से फेंका किसी एंगल पर इसलिए फेंका क्योंकि अगर हम स्ट्रेट फेंकते तो वो स्ट्रेट नीचे आ जाती और वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन तब होता है जब v और g की डायरेक्शन क्या हो भिन्न भिन्न हो। देखो g तो नीचे की तरफ लगेगा और v क्या है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भिन्न भिन्न है। तो आपने u वेलोसिटी से फेंका और ये जिसके साथ थीटा एंगल बनाती है वो होता है उसका अक्ष घटक, जिसको हमने बोल दिया ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और इसका जो लंबवत घटक है उसको बोला जाता है uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब देखिए इसको हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, और ux को क्या बोला जाता है क्षैतिज घटक। तो ux तो है इसका क्षैतिज घटक और uy इसका क्या है ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखिए इसमें जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है या जिन जिन राशियों का आपको मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें किन किन राशियों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि यहां से आपने वस्तु को फेंका और वस्तु यहां तक पहुंच गई, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना उसको बोला जाता है क्षैतिज परास। क्या बोला जाता है क्षैतिज परास, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेंज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। तो पहली चीज तो हम ये ज्ञात करेंगे कि रेंज क्या है या इसकी रेंज कितनी है। दूसरी बात कि ये कितनी जो हाइट है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है, तो इसको बोला जाता है एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब क्या हो गया कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, कि जब आपने किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंका तो वो कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सकती है उसको हम एच मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए यहां तक ही पहुंच रही है, तो दूसरी चीज हम एच मैक्स की बात करेंगे। तीसरी चीज देखो, अब जब आपने वस्तु को फेंका तो ये यहां तक ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो आपको दो टाइम देखने, एक तो देखना है ऊपर जाते वक्त का टाइम और एक नीचे वक्त का, नीचे वक्त जो नीचे आ रहे हो उस वक्त क्या टाइम होगा। तो जो ऊपर जाने वाला वक्त होगा उसको बोला जाता है टी ए और नीचे वाले को बोला जाता है टी डी। टी ए मतलब जैसे ऊपर जा रहे हो तो क्या हो गया चढ़ान काल हो गया, और नीचे उतर रहे हो तो इसको बोला जाता है उतार काल, ठीक है। टी एसेंट, एक को यहाँ जो ए है उसका मतलब है एसेंट और डी का मतलब है डिसेंट, और इसमें जो जो टोटल टाइम लगेगा उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो क्या हो जाएगा टी ए प्लस टी डी। तो मोस्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रेंज के बारे में, एक पढ़ेंगे हाइट के बारे में, और एक पढ़ेंगे टाइम जिसको बोला जाता है उड्डयन काल। क्या बोला जाता है उड्डयन काल। यहाँ जो टी है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है उड्डयन काल। तो हम इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, इनका मान निकालेंगे। अब ये तो है हमें क्या ज्ञात करना है। अब दूसरी चीज यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं आपके सामने, तो देखिए वो क्या पॉइंट है। तो यहां पर पहला पॉइंट हमें यह मिलता है कि जो ux है उसका मान पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहता है, सदैव समान रहता है। यानी जो ux की वैल्यू है वो अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं, इस पॉइंट पर पूछूं, इस पर पूछूं, इस पर पूछूं, किसी पर भी पूछूं, ux हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। और ux है क्या, ux क्या है क्षैतिज वेग, इसको बोला जाता है ux को तो बोला जाता है क्षैतिज वेग और uy को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है। तो ux क्या है क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा रहता है सेम रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए क्षैतिज त्वरण का मान कितना होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताइए क्षैतिज त्वरण कितना हो जाएगा। तो क्षैतिज त्वरण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेग क्या है हर जगह सेम है, और वेग सेम है यानी नियत है, तो उस टाइम उसका जो त्वरण हो जाता है वो कितना हो जाता है 0। क्योंकि त्वरण क्या कहता है, त्वरण ये कहता है वेग में परिवर्तन होना चाहिए, बट मैंने तो कहा क्या कहा कि जो वेग है वो कैसा रहता है सेम रहता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता। तो इस कंडीशन में त्वरण कितना हो जाएगा 0। अब देखो हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वेग की।
अब देखिए ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की तरफ है, क्षैतिज वेग इस डायरेक्शन में था, ये ux था और ये uy था। अब देखिए ऊर्ध्वाधर वेग देखो शुरुआत में देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और उसके बाद वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऊर्ध्वाधर वेग के बारे में आप क्या लिखोगे कि जो uy है वो प्रारंभ में तो बढ़ता है, प्रारंभ में बढ़ता है, उच्चतम बिंदु पर कितना हो जाता है, शून्य, और उसके बाद कम होने लग जाता है। तो शुरुआत में बढ़ेगा, उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाएगा, और उसके बाद वापस क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। तो ध्यान रखना जो ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज घटक है, जो क्षैतिज वेग है वो हमेशा सेम रहता है, तो क्षैतिज त्वरण कितना हो जाएगा, 0। ऊर्ध्वाधर वेग है वो प्रारंभ में बढ़ता है, उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाता है, और बाद में क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन ये होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके एयरफोर्स की, कि बताइए उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी या नहीं होगी। क्या होगा कि गतिज ऊर्जा शून्य होगी या नहीं होगी। अब देखिए कुछ क्या करते हैं कि देखते हैं कि सर ने अभी अभी बताया है कि जो यहाँ पर जो uy है उसका मान कितना है, 0, और जो आपको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो वो यहाँ पर uy पुट करते हैं और कह देते हैं कि मान कितना हो गया, 0। लेकिन देखिए ये गलत है, वो गलत इसलिए है क्योंकि देखो uy तो 0 है, बट इस बिंदु पर ux की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अर्थात ux 0 नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि प्रक्षेप्य गति के पूरी जो गति होती है उसके दौरान ux का मान हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब 0 तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर जब आप गतिज ऊर्जा की बात करोगे ना तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ mux² प्लस हाफ muy²। अब बताओ uy का मान कितना है, 0, तो यह पूरा पद क्या बन गया, 0 बन गया। बट देखो ux का मान 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर uy का मान 0 है लेकिन ux का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यह थी इसके बारे में याद रखने योग्य बातें। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमने अभी अभी बात की थी, जैसे उड्डयन काल की बात की थी, हाइट की बात की थी और परास की बात की थी, तो उनके फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पॉइंट देख लेते हैं कि जो ये थीटा होता है ना उसको बोला जाता है प्रक्षेपण कोण। क्या बोला जाता है, थीटा को प्रक्षेपण कोण, यानी कितने डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। और ux आप जानते ही हो क्या है, क्षैतिज वेग, और इसका फॉर्मूला होता है u cos थीटा। और जो uy है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है, और इसका फॉर्मूला होता है u sin थीटा, ओके। और इसके अलावा TA मैंने क्या बोला था, चढ़ान काल, और TD इसको बोला जाता है उतार काल, और जो टोटल T होता है वो होता है TA प्लस TD, और इस T को बोला जाता है उड्डयन काल। और H मैक्स को अधिकतम ऊंचाई, और जो R होता है उसको बोला जाता है रेंज, या क्या बोला जाता है, परास। तो ये इतनी चीजें ध्यान रखनी है आपको कि थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण, ux क्षैतिज वेग, uy ऊर्ध्वाधर वेग, TA चढ़ान काल, TD उतार काल, और जो T होता है उड्डयन काल होता है, H अधिकतम ऊंचाई, और यहाँ पे R क्या है, परास। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उड्डयन काल की कि उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए उड्डयन काल को हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अब u क्या है, इसका प्रारंभिक वेग, तो मैं यहाँ बता देता हूँ u क्या है, प्रक्षेप्य का वेग, या प्रारंभिक वेग बोलो तो प्रारंभिक वेग बोल दो, और sin थीटा ये जो प्रक्षेपण कोण है उसका sin अपॉन g आप जानते हो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पे दो वर्ड की बात की थी, एक तो बात की थी TA के बारे में और एक बात की थी TD के बारे में। तो ध्यान रखना जो TA का मान होता है ना वो तो होता है u sin थीटा अपॉन g, और जो TD होता है उसका मान भी कितना होता है, u sin थीटा अपॉन g। क्योंकि मैंने क्या कहा था, T क्या होता है, TA प्लस
TD। तो जब आप u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g करोगे तभी तो आपको इसका मान क्या मिलेगा, 2u sin थीटा अपॉन g। इसको बोला जाता है उड़ेनकाल। तो उड़ेनकाल का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। अगर आपको चढ़ान काल पूछे तो u sin थीटा अपॉन g, और उतार काल पूछे तो u sin थीटा अपॉन g। यानी जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो टाइम लगता है वो लगता है u sin थीटा। जितना ऊपर की ओर जाने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही वस्तु को नीचे की ओर आने में टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेंज की, कि रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रास का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रास को r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। क्या फॉर्मूला होता है प्रास का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक वेग, थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण, और g क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कभी कभार पूछा जा सकता है कि अधिकतम प्रास बताइए, अधिकतम प्रास बताइए, यानी आर मैक्स का मान बताओ। तो जब भी इसका मान मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है या कितना होता है, वो होता है 1। और वो कब होगी, जब थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ, साइन 90। तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 90। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। यानी जब किसी वस्तु को आप 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हो तो उस टाइम उस वस्तु का जो प्रास होगा, उस वस्तु की जो प्रास होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु को या किसी प्रक्षेपक को कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जाए कि प्रास का मान अधिकतम हो जाए। तो बताओ कितने कोण पर प्रक्षेपित करना पड़ेगा उसको, 45 डिग्री पर, तब प्रास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत बार आपको थीटा की वैल्यू पूछी जाती है कि मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अब देखिए दूसरा ये कहता है कि जो प्रक्षेपण कोण थीटा, प्रक्षेपण कोण थीटा व 90 माइनस थीटा के लिए प्रास समान होती है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, कि प्रक्षेपण कोण थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए प्रास क्या रहती है, सेम रहती है, समान रहती है। तो देखिए इसको समझते हैं कि ये कैसे सेम रहती है, कैसे समान रहती है। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि देखिए आपने किसी वस्तु को 60 डिग्री कोण पर फेंका, कितने एंगल पर फेंका, 60 डिग्री पर, ठीक है। अब इसी वस्तु को अगर आप इस डायरेक्शन में फेंको तो ये जो एंगल हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, बताओ, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। बट मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री हो जाएगा। बताओ यही होगा। अब देखो एक पर तो फेंका आपने 60, तो साइन 60, ये क्या कहता है, ये यही तो कहता है। और दूसरी चीज में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 120। बट देखो जब भी आप प्रास की बात करते हो तो फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बताओ यही आता है। यानी अगर मैं 2 थीटा बराबर 60 लिखूं तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। और यहाँ 2 थीटा बराबर 120 लिखूं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए थीटा कितना है, 30, और 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30 तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बस यही ये बताना चाहता है, ये कहता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए प्रास क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको मैंने एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया, मैंने 60 डिग्री का एंगल मान के इसको प्रूव कर दिया। तो थीटा बराबर 30 डिग्री और 90 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री, तो दोनों के लिए प्रास का मान क्या होता है, सेम होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि किसी वस्तु को आपने 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किया और उसके लिए प्रास है मान लो 3 मीटर, और पूछ लिया जाता है कि 60 डिग्री के लिए प्रास का मान, तो 90 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री के लिए भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो ये बात ही प्रास के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट के बारे में, कि जब आप किसी वस्तु को थीटा एंगल पर प्रक्षेपित करते हो तो जो हाइट है उसका मान कितना होगा। तो जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये 3 फॉर्मूले थे प्रास के बारे में।
ux नॉट इक्वल टू 0, uy 0, ux क्या है, क्षैतिज वेग है, और uy क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है। तो अब देखिए, अब हम इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेपे की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है, उसके परास के तुल्य है, तब प्रक्षेपण कोण के tan का मान होगा। क्या क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेपे की जो महत्तम ऊंचाई है वो उसके परास के तुल्य है। तो देखिए आपने अभी अभी परास का फॉर्मूला पढ़ा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बताओ यही पढ़ा। और हाइट का भी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बताओ यही पढ़ा ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो महत्तम ऊंचाई है वो उसकी परास के तुल्य है, यानी दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल टू एच। तो अब वैल्यू पुट करो, r का मान कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो g से g क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए साइन 2 थीटा को बताओ क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बताओ लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बताओ यही है। अब देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो पूछा क्या है, प्रक्षेपण कोण के tan का मान क्या होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस दो का पक्षांतरण, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, इस दो का पक्षांतरण करता हूँ तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस cos का पक्षांतरण कर देता हूँ तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा के। और आपको पूछा क्या है, यही तो पूछा था कि जब महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है तब आप प्रक्षेपण कोण के tan का मान बताओ। तो tan का मान क्या रहा, 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेपे का वेग उच्चतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग का आधा हो तो उसका क्षैतिज परास होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि एक प्रक्षेपे का वेग उच्चतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग का आधा हो जाता है। तो जब आप किसी वस्तु को u वेलोसिटी से फेंकते हो तो क्या कह रहा है कि उच्चतम ऊंचाई पर, आप बताइए उच्चतम ऊंचाई पर uy तो कितना होता है, 0, बट उच्चतम ऊंचाई पर क्या होता है, ux। तो देखो दिया है कि प्रक्षेपण का वेग उच्चतम ऊंचाई पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग कितना है, u। तो प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग का आधा हो जाता है, यानी u बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो उसका क्षैतिज परास आपको निकालना होगा। तो बताओ ux बराबर क्या दिया है, u बाई 2, और आप जानते हो ux बराबर होता क्या है, u cos थीटा। तो बताओ मैं इसकी जगह u cos थीटा पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा इज इक्वल टू u बाई 2, तो u से u क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। अब आपको पूछा क्या है, आपको परास पूछा है, तो परास का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए u स्क्वायर अपॉन जी को साइड में ले लो, साइन 2 और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री,
तो यहाँ से क्या आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 120 डिग्री, और साइन 120 की डिग्री की वैल्यू होती है 3/2, तो 3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, जिसकी गतिज ऊर्जा E है। पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को आपको फेंकना है क्षैतिज से 30 डिग्री के एंगल पर, तो फेंक दीजिए 30 डिग्री के कोण पर। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी है E है। मान लिया कि इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है u। तो इस टाइम जो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर। बताओ यही होगी ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में E दी हुई है, तो E मान लो E इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ m u स्क्वायर। अब पूछा कि पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बताओ उच्चतम बिंदु पर uy तो कितना होता है 0, और ux की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है वो होती है u cos थीटा। तो पूछूं मैं बताऊं कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसको मैं E डैश से लिख रहा हूं, और उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था हाफ m ux स्क्वायर प्लस हाफ m uy स्क्वायर। बताओ यही होगा। अब uy का मान तो कितना है 0, तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 0। तो हाफ m ux का मान कितना है u cos थीटा, इसका स्क्वायर करना है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ थीटा भी आपको दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री, तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। 0 1/2 लिख लो यहाँ साइड में, अगर याद नहीं है तो 3/2 1, तो 0 √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो अब देखिए किसका पूछा है आपको cos 30, तो क्या होता है √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, तो हाफ m u स्क्वायर ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए हाफ m u स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है e, तो यहाँ से e डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3e/4। तो यही तो पूछा था कि पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 3e/4। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।